जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में जो मार्च 2024 का प्रतियोगिता दर्पण है, इसमें अंतरिम बजट को देखेंगे। अंतरिम बजट से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, सारा इस वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा, जिसको भी यह पीडीएफ चाहिए, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को सर्च करेंगे, वहां पे आप ज्वाइन करके सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज देखते हैं केंद्रीय बजट 2024-25। यह अंतरिम बजट की अगर हम बात करेंगे कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार का अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, अंतरिम बजट जो पेश किया वह किस तारीख को? 1 फरवरी 2024 किसने किया? तो जो वित्त मंत्री होता है वही बजट पेश करता है, उसका नाम है निर्मला सीतारमण। करें कि आम चुनाव निकट होने के कारण अंतरिम बजट ही अभी पेश किया गया। देखिएगा, जिस साल चुनाव होता उस साल क्या होता, अंतरिम बजट ही पेश किया जाता और इसे पारित कराकर 4 माह यानी कि अप्रैल से जुलाई तक के खर्च चलाने के लिए संसद से अधिकार प्राप्त कर सकेगी। यानी कि ये जो 4 महीने का कार्यकाल होगा चुनाव के दौरान, तो उतना ही खर्च के लिए क्या होता, अंतरिम बजट पेश किया जाता। नियमित बजट लोकसभा चुनाव के पश्चात नई गठित सरकार द्वारा संभवतः जुलाई में प्रस्तुत किया जाएगा। जो यह नियमित बजट है वह चुनाव के बाद जो नया सरकार का गठन होगा उसके द्वारा यह क्या होगा, बजट पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के विगत 10 वर्षों के कार्यकाल में यह 12वां बजट था। दूसरा अंतरिम बजट है जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह लगातार 6ठा बजट है और एक बार अंतरिम बजट सहित यह है। इसके बाद 6 बार बजट प्रस्तुत करने के जो है मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी श्री निर्मला सीतारमण ने कर ली। कुल मिलाकर रिकॉर्ड 10 बार केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड यह मोरारजी देसाई को है। याद रखिएगा, सबसे अधिक बार बजट जो पेश किया है वह मोरारजी देसाई, टोटल 10 बार, जो कि अभी इसका रिकॉर्ड बना हुआ है। उसके बाद 2000 यहाँ पर देखेंगे कि यह बजट भाषण में वित्त मंत्री ने दिया। यानी कि यहाँ पर देखेंगे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के इस अंतरिम बजट में सरकार के विगत 10 वर्षों की उपलब्धि गिनाने पर विशेष ध्यान, यानी कि सरकार ने 10 वर्ष में क्या क्या काम किए उसको गिनाने में वित्त मंत्री ने उसी पर जो है भाषण दिए। अंतरिम बजट होने के नाते कर संरचना में कोई परिवर्तन बजट में नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव सामने होने के बावजूद कोई लुभावना यह घोषणा भी किया हुआ, इससे परहेज किया गया। बजट में 2047 तक देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए भावी एजेंडों पर यह ध्यान बजट में दिया गया। आर्थिक विकास की गति को यह तेज करने के उद्देश्य पूंजीगत व्यय को बढ़ावा बजट में दिया गया। वित्तीय सुदृढ़ता के लिए राजकोषीय घाटे को नियमित रखने का प्रयास भी इसमें किया गया। अब यहाँ पर हम जातीय जनगणना की बात करेंगे। जातीय जनगणना पर जोर दे रहे विपक्ष को करारा यह जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने निर्धनों, महिला, युवा तथा अन्नदाताओं को ही यह 4 जातियों के रूप में परिभाषित किया। यह बजट में कहने की दुनिया में कितना, मात्र 4 जाति है, और यह एक है निर्धन, दूसरा महिला, तीसरा युवा और चौथा है अन्नदाता, यानी किसान की बात करता। इसके बाद आगे देखेंगे, यह आगे क्या है बजट में चिन्हित किया गया, ठीक है, और इसे जो है देश के आगे बढ़ने की जो है बात बजट में कहा गया। और इसके बाद सिद्धांत के अनुसार अगली पीढ़ी की सुविधा अनुसार हाथ में लेने के यह सरकार के इरादे की बात वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया। अनुसंधान एवं इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ फंड, ठीक है, 1 लाख करोड़ फंड। इसके बाद हम पहले यहाँ पर देख लेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अंतरिम बजट 2024-25 के प्रमुख बिंदु से। करें कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इन्हें कर में ना तो वृद्धि किया गया ना ही कमी किया गया, चाहे वह डायरेक्ट टैक्स की बात हो या इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो।
पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक कर संग्रह 3 गुना हुआ। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या यह 2.4 गुना क्या हुआ, बढ़ा है। वित्त वर्ष यह 25 के लिए राजकोषीय घाटा सरल घरेलू उत्पाद का 5.1% होने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 24 के संशोधित अनुमान यह 5.8 से क्या था, कम है। सरकार अगले वित्त वर्ष में 14.13 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी, जो वित्त वर्ष 24 के यह 15.143, ठीक है, 15.43 लाख करोड़ रुपए से क्या है, कम है। जो सरकार जो है उधार लेगी कितना, 14.13 लाख करोड़ का। वित्त वर्ष 25 के लिए नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है, दर कितना, 10.5% का। वित्त वर्ष 25 के लिए कुल राजस्व का लक्ष्य जो है 11.46% बढ़ाकर 38.31 लाख करोड़ रुपये किया गया। तो वित्त वर्ष 25 के लिए कुल राजस्व लक्ष्य जो है, तो कुल कर राजस्व लक्ष्य कितना, 11.46% बढ़ाकर 38.31 लाख करोड़ रुपये किए जाने का है। इसके बाद आगे की बात करेंगे। क्या प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य कितना है। डायरेक्ट टैक्स यह संग्रह करने का जो लक्ष्य है 21.99 लाख करोड़ रुपये, और अप्रत्यक्ष कर की बात करेंगे तो इसको संग्रह करने का लक्ष्य है 16.22 लाख करोड़, ठीक है। आगे है पूंजीगत व्यय को 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये किए जाने के, जो जीडीपी का कितना परसेंट होगा, 3.4%। उधार के अलावा कुल प्राप्ति और कुल व्यय, क्रमशः प्राप्ति की बात करेंगे यह 30.80, और अगर व्यय की बात करेंगे तो 47 कितना 466 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवेश से वित्तीय वर्ष 25 में 50,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 2024 में यह 30,000 करोड़ रुपये से अधिक था। आगे की बात करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों तक यह बढ़ाया जाएगा। रूफटॉप की बात किया कि रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। कितना यूनिट, 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। किराए के मकान में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवार को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद करने की योजना शुरू की जाएगी। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट था, करें कि 1 करोड़ घरों की छत पर यह रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का यह सूर्योदय योजना की घोषणा प्रधानमंत्री 1 सप्ताह पूर्व ही प्रधानमंत्री ने किया था। इसे लाने की घोषणा बजट में भी की गई। इससे 1 करोड़ लक्षित परिवार 300 यूनिट तक की बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। और विकास में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत 3 रेलवे कॉरिडोर बजट में चिन्हित किए गए। एक है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट, और दूसरा है पत्तन, यह संपर्क, और तीसरा जो है भारी यातायात की बात किया। अब हम आगे की बात करेंगे कि 2024-25 में सरकारी प्राप्तियां एवं व्यय का समायोजन। तो टोटल अगर हम सरकार ने कुल व्यय की बात किया इस बजट में, यह 45 लाख या 3,097 करोड़ बजट का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। करें कि 2024-25 के दौरान यह सरकार कुल व्यय का 47,65,768 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित है। 2024-25 के लिए प्रस्तावित यह जो है कुल 47,65,000 यह 700 कितना 68 करोड़ के कुल व्यय में 36,54,657 करोड़ राजस्व खाते में और 11,11,111 करोड़ पूंजी यह खाते में व्यय होंगे। पूंजी
खाते में व्यय होंगे। राजस्व खाते में व्यय जो होगा वह कितना, 36,54,657। और पूंजीगत, यह पूंजी खाते में जो व्यय होगा 11,11,11,11,111 करोड़। 2024-25 में सरकार के पूंजीगत व्यय में 16.9% वृद्धि प्रस्तावित है। कितना का, 16.9% का। इसके बाद आगे हम बात करेंगे प्राप्तियां एवं व्यय। इन अनुमानों से 2024-25 में राजस्व घाटा यह 6,53,383 करोड़ रहने का अनुमान बजट में लगाया गया। 2024-25 में राजस्व घाटा कितना, 6,53,383 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का यह 2% है। यानी कि जीडीपी का राजस्व घाटा कितना, 2%। इसके बाद 2023-24 में राजस्व, ठीक है, 2023-24 में अगर हम राजस्व की बात करेंगे, यह राजस्व घाटा जीडीपी का कितना, यह 2.9% रहने का बजट में अनुमान था, जो संशोधित जीडीपी कितना किया गया था, 2. अब देखिएगा राजकोषीय घाटा की बात करेंगे। 2024-25 में राजकोषीय घाटा 16,85,494 करोड़ बजट में अनुमानित है। और सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% होगा। यानी कि राजकोषीय घाटा यह जीडीपी का 5.1% है और 2023-24 में 5.9% रहने का अनुमान लक्ष्य रखा गया था। अब प्राथमिक घाटा की बात करेंगे तो यह 2024-25 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना, यह 1.5% होगा। ठीक है, जीडीपी का कितना, 1.5% होगा। यहाँ पर तीनों आपको ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। एक तो राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, और अगर हम बात करेंगे राजस्व घाटा जीडीपी का कितना है तो 2%। ठीक है, राजस्व घाटा जीडीपी का कितना, 2%। और अगर राजकोषीय घाटा कहेगा यह जीडीपी का 5.1% और प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.5%। तीनों पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आगे आपका कर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण बजटीय घोषणा 2024-25 के दौरान सरकार का कुल व्यय 47,65,768 करोड़ प्रस्तावित है। यानी कि 2024-25 में जो यह खर्च होगा टोटल 47,65,768 करोड़, जिसमें कि 36,54,657 राजस्व व्यय और 11,11,111 करोड़ पूंजी यह व्यय यह खर्च होगा, पूंजी में व्यय खर्च होगा। इसके बाद 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.8% रहा, जबकि 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने की अनुमान रखा गया। इसके बाद सर्वाधिक 11,90,000 यह 440 करोड़ ब्याज भुगतान हेतु प्रस्तावित है और यह कुल प्रस्तावित व्यय का कितना, 24% है। अंतरिम बजट के परंपरा को जारी रखते हुए कोई बड़ी नीतिगत घोषणा यह बजट में नहीं किया गया। आगे देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ मकान का लक्ष्य शीघ्र ही पूरा होने को है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और मकान का निर्माण किया जाना, यह किया जाएगा। आगे है सभी आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख करोड़ महिला पहले ही लखपति दीदी बन चुकी है। अब इसका लक्ष्य 1 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 करोड़ कर दिया है। इसके बाद रेल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। विगत 10 वर्षों में देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर 149 हो गई। नए हवाई अड्डे के विकास का कार्य
तीव्र गति से जारी रखने की बजट में घोषणा किया गया। 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य। घरों को यह 300 यूनिट विद्युत प्रति घर निःशुल्क प्रदान की घोषणा किया गया। इसके बाद 2023-24 में निवेश प्राप्तियां का लक्ष्य 51,000 करोड़ था, किंतु वास्तविक प्राप्तियां 30,000 करोड़ रुपया अनुमानित है। 2024-25 में निवेश प्राप्तियों का लक्ष्य 50,000 करोड़। इसके बाद आगे है जनसंख्या वृद्धि से यह उत्पन्न स्थिति पर विचार हेतु एक समिति के गठन की भी यह घोषणा किया गया। अब थोड़ा सा हम ग्राफ पे चर्चा कर लेते हैं। अब देखिएगा 2 ग्राफ है यहाँ पर कि रुपया कहाँ से आता है। ध्यान से देखेंगे इसको, रुपया कहाँ से आता है। तो सबसे देखिएगा उधार और अन्य देयता से, यानी कि 100% हम लेकर मान चलते हैं। यहाँ पर 100 पैसा मानकर चला है, जिसमें उधार और अन्य यह देयता से कितना आता है 28%, निगम कर से 17%, आयकर से कितना यह 19% और सीमा शुल्क से 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5%, माल और सेवा कर जीएसटी से 18%, ऋण और भिन्न प्राप्तियां 7% और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां 1%। यानी कि सबसे अधिक पैसा जो होता उधार और अन्य देयता से। दूसरा स्थान पर है आयकर, इनकम टैक्स से 19% और तीसरा स्थान पर है यह जीएसटी जो कि है 18%। चौथा पर निगम कर 17%। अगर रुपया कहाँ जाता, याद रखिएगा रुपया जाता जो है सबसे अधिक खर्चे कहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे ब्याज अदायगी में भी 20% और करों और शुल्क राज्यों का हिस्सा भी 20%, दोनों क्या है इक्वल है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16%, रक्षा में 8%, आर्थिक सहायता में 6% और यह वित्त आयोग का अंतरण में 8%, पेंशन में खर्चा करता है 4% और अन्य व्यय में यह 9%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में कितना 8%। ये सब जो है पैसा कहाँ से आता, कहाँ चला जाता, तमाम बजट का क्वेश्चन अंतरिम बजट से क्वेश्चन बनेगा, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार देखिए और यह सारा समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।